फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो क्लास है आपका थर्ड क्लास है, जो कि इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे जो कि मैथ का बहुत ज्यादा मैराथन क्लास था। आज जो आपका थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, इसमें तो काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखिएगा तो मजा आ जाएगा और एग्जाम में कहते हैं ना, एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ज्यादा परफेक्ट है, मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल नए अंदाज के साथ पढ़िए और 14 तारीख को बम ब्लास्ट कर दीजिए। तो प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान निकाले जो इसके 2 बराबर मूल्य हो। यानी इसका मतलब हो गया k का मान आप जानते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें कुछ फॉर्मूला होती है, पर फॉर्मूला पहले बता दिए हैं, आराम से सॉल्व इसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 2x² प्लस यहां पर आपका हो गया kx हो गया, ठीक है, और प्लस यहां पर आपका 3 हो गया बराबर 0 है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर यहां पर आपका हो गया k, ठीक है, पर c बराबर यहां पर आपका हो गया 3। यहां तक सही है। चलिए, सबसे पहली बात कहा गया प्रश्न से मतलब सबसे पहली बात ये करना है, कहता है कि दोनों मूल यानी 2 मूल बराबर हो, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 2 मूल बराबर हो। 2 मूल बराबर का मतलब जो आपका d का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो b² - 4ac बराबर क्या लेंगे हम 0। 2 मूल बराबर का मतलब है कि d का जो मान है, वो जो d का मान है, विवेचक का जो मान है वो क्या है, वो बराबर है किसके, 0 के। चलिए, b है, b का मान k है, तो यहां पर लिखेंगे k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुण a का मान 2 है, 2 गुने c का मान कहते हैं 3 बराबर आपका हो गया 0। चलिए, अगर k से गुना करेंगे तो k² माइनस 4 दूना 8 अर्थात हो गया 24 बराबर हो गया 0। यहाँ पर k है तो यहाँ पर क्या हो, k² बराबर 0, माइनस वाला उधर चला गया तो प्लस का 24, तो यहाँ पर आपका k² बराबर क्या होगा, 24 का हो गया 24। ठीक, पावर में 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तब बचेगा k बराबर √अंडर क्या हो गया 24। और कभी भी देखिएगा, कभी भी कोई भी संख्या अगर पावर अगर उधर राइट साइड जाएगा तो क्या 2 डिजिट, यानी एक प्लस की डिजिट और एक माइनस की डिजिट। ठीक है, तो k बराबर यहां पर 24 है, तो 24 को अगर खंड कीजिएगा, यहां पर प्लस माइनस 2 रूट कितने हो गया आपका 6, 2 रूट 6 हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। देख लीजिए कितना सिंपल और कितना सिंपल है, कितना आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर में पक्का ही लेकर आएगा, पक्का है, 2 नंबर में लेकर पक्का आएगा, देख लीजिएगा इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन, धुआं करते क्वेश्चन को आज, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद, ठीक है, 7वां पद 9 है। यानी इसका मतलब हो गया तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो एपी निर्धारित करना है। कैसे, तो देखिए, पहले कुछ नहीं करना, देखिए पहले लिख लीजिएगा। पहली बात है दिया है, ठीक है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 5 है और 7वां यानी 7वां पद कितने हैं 9। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूकी, क्या चूकी में a3 बराबर देखो 5 है तो 5, तो 3 का मतलब क्या होगा, a प्लस क्या होगा 2d बराबर हो गया 5। बेसिक बता रखे हैं, वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो में देखिएगा a7 है, तो a7 बराबर क्या है, a7 का मान कितने 9, इसको लिख सकते a प्लस 6d बराबर हो गया 9। इस समीकरण फर्स्ट और इस समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट कौन है, a प्लस, ठीक है, यानी a है a प्लस 2d बराबर कितने हो गया 5, और दूसरा का क्या है a प्लस 6d बराबर आपका हो गया 9। ठीक है, प्लस माइनस, यहां पर कुछ नहीं, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, क्या हो गया, ये तो कट गया। अब देखो 6 में से 2 घटेगा तो माइनस, यहाँ पर क्या होगा 4d, ठीक है, और 9 में से देखो 9 में से 5 घटेगा तो क्या हो गया -4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो d का वैल्यू आपका 4/4।
तो एक वैल्यू आ गया। चलिए अब डी का मान तो आ गया पर ए का मान नहीं आया, तो यहां से देखिएगा मान बैठाएंगे, लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट को ए प्लस 2d बराबर हो गया 5, सही है, ए प्लस 2d बराबर 5, ए है तो ए प्लस 2 है तो 2, डी है, डी का मान कितने आया 1, तो 1 हो गया बराबर यहाँ पर 5 हो गया, तो ए प्लस यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर 5, तो ए का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2, तो ये बराबर आपका हो गया 3। कभी भी अगर एपी निकालते हो, कभी भी एपी का मान निकालते हो या डी निकालते हो, कभी भी जिंदगी में देखिएगा हमेशा हमेशा ए डी का मान चाहिए। एपी ना कहा निकालने के लिए मजेदार क्वेश्चन, एपी है तो लिखे अतः, अतः एपी, एपी में क्या होगा डायरेक्ट देखो, एपी में पहला पद ए, तब पहला पद हो गया 3, अब इस 3 में अब डी को जोड़ते जाओ, डी को जोड़ने का मतलब डी जोड़ते जाइएगा, एपी निकलता रहे, कैसे, अगर 3 में अगर डी को जोड़े तो 3 1 4 में फिर 1 जोड़ो, जितने आता है उतने में जोड़ते जाओ, डॉट 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 डॉट। यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और डी का मान अगर निकाल लेते हो तो एपी कोई भी निकालिए, ए में डी जोड़ते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो 2 अंकों वाली संख्या बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होगा, 99 पर जाकर बंद होगा, और इस दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा। विभाजित का मतलब जानते हैं, विभाजित का मतलब कटेगा, ठीक है। तो देखिए तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है, यहां से लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित है, ठीक है। तो एपी, एपी क्या होगा, तो 2 अंकों वाली संख्या 3, तो इसका मतलब देखो 10 के बाद कितना हो गया 12, 12 के बाद 15 डॉट 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 डॉट, और लास्ट वाला 99 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, विश्वास के साथ कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, या 2 अंकों वाली कहे या 3 अंकों वाली कहे, लास्ट वाला होता है अंतिम पद। तो पहले लिखेंगे दिया है, आराम से दिया है पहला पद, पहला पद का मतलब जानते ए का मान कितना है 12, ठीक। उसके बाद क्या होता है सर्व अंतर, सर्व अंतर का मतलब जानते हो डी, डी का मतलब दूसरा पद, तब 12, तो यानी देखो दूसरा पद 15, 15 में से 12 घटाएं कितना हो गया 3, या चाहे ये वाला 3 आप लिख सकते, ठीक हो। उसके बाद क्या है तो लिखेंगे सबसे पहले अंतिम पद, अंतिम जो पद है, अंतिम पद का मतलब एन का जो वैल्यू कितने हैं 99 है। कभी भी कहे या 2 अंकों वाली कहे या 3 अंकों वाली कहे, सबसे पहले उसमें आपको पदों की संख्या चाहिए, एन का वैल्यू। तो एन कहां से निकलेगा, इसी से निकलेगा, तो हम बैठेंगे चूंकि एन का वैल्यू कितने हैं 99, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, ए का मान पता है 12 प्लस एन का मान पता नहीं, तो एन माइनस 1, डी का मान पता है कि 3 हो गया, 99 हो गया, ठीक है। चल आगे, ए 12 उधर जाएगा तो माइनस, तो बचेगा आपका क्या, तो बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99, प्लस वाला 12 उधर गया तो माइनस का 12, यहां पर देखिएगा तो यहां पर आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू आपका 3 हो गया। अब 99 में से 12, तो 9 में से 2 घट गया तो हो गया 7, 9 में से घट गया तो 8, 87 हो गया। तो n ई 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 87, ये 3 गुना में चला गया भाग में, तो n माइनस 1 काट दीजिएगा कितना हो गया, ठीक है। तो 3 दुना यहाँ पर आपका हो गया 6, 3 नमा 27, 3 नमा कितने हो गया 27, तो n बराबर कितना हो गया ना, तो n बराबर हो गया कितना 29, तो n का वैल्यू क्या हो गया 29, अब माइनस वाला 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n बराबर हो गया आपका 30, क्या हो गया 30। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा दो, ठीक है। तो लिखेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या 30 जो 3 से विभाजित है, अतः में लिख दीजिएगा 2 अंकों वाली संख्या 30 जो 3 से विभाजित है, ठीक है। चलिए देखिएगा
आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। बहुत 3-15 कहा गया एपी आपके पास दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया एपी में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद, तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिएगा पहले एपी क्या दिया है, देख लीजिए। पहले एपी दिया है 3, 15, 27, ठीक है। 27 हो गया ना, डॉट 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 ऐसे एपी है। तब पहले लिखेंगे आराम से, दिया है। अब देखिएगा पहली बात है, दिया का मतलब देखो पहला पद ए का मान कितने दिया है, पहला पद हो गया 3 हो गया। चलिए उसके बाद लिखते हैं सर्वंतर का मतलब डी का वैल्यू कितने हैं 15 में से 3 को घटा दीजिए, ठीक है। कितने हो गया 12। क्या इतना तक सही है। अब यहां से कहा गया 54वें पद से 132 अधिक है, तो आपको निकालना पड़ेगा 54वां पद। तो जितने पद उसमें एक कम, तो लिखेंगे अतः A54 बराबर क्या होगा, तो 54 तो 54 पद का मतलब A प्लस 53 डी होगा। चलिए हो गया। चल ए का मान कितने हैं, तो ए का मान देखिएगा 3 है, तो यहां पर हो गया 3 प्लस 53 है, तो 53 आपका 53 गुने डी का मान कितने हैं 12, तो यहां पर देखिए 3 है तो 3 का 3 हो गया, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 636 और जोड़ दीजिएगा तो 640। क्या तक सही है। पहले आप कभी भी एपी का मान निकालो, कभी लाइफ में, कभी जिंदगी में अगर आप एपी निकालना चाहते हैं तो उसमें एडी का मान चाहिए, तो भी तो जाकर हल करेंगे, कहां से कर पाएंगे। तो हमने डी निकाला 54वां पद। अब यहां से आइए, आप सवाल में कहा कहता है, सवाल में हमसे ये कहता है कि जितना मान 54वें पद से 132 अधिक है, जितना मान 54वां होगा उस 32 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है ए 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो 54वां पद का मतलब जानते हो, 54वां पद का मतलब an का वैल्यू चाहिए। an तो a 54 है, तो a 54 प्लस 132 हो गया। तो an है तो an हो गया। 54वां पद अभी निकाले 639, तो यहां पर आपका होगा 639 प्लस यहां पर 132 हो गया। चलिए तो an बराबर क्या होगा, तो 9 और 2 हो गया 11, 3 और 3 6 1 7 हो गया, और 6 1 7 ना 771 हो गया। तो आपको n का मान चाहिए, किसका मान, n का मान। तो लिखिएगा चूंकि n बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो देखिए n का मान कितने हैं 771 बराबर, यहां पर a का मान कितने हैं, a का मान 3 है, तो यहां पर रखिएगा 3 प्लस n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1, डी का मान आपको पता है कितने हैं 12। क्या सही है इतना तक। चलिए सबसे पहली बात है 771 है, तो 771 ये प्लस वाला ना है, इधर आएगा तो माइनस का ना होगा, तो माइनस बराबर n माइनस 1, अब 12 है तो 12 घटा लीजिए, 11 है ना, 11 में से 3 घट गया तो 8 3 हो गया 11, ये बच गया 6, ये बच गया 6 ना 6 हो गया, ये बच गया 768 बराबर हो गया n माइनस 1, 12 का 12 हो गया। देखिएगा आगे क्या है, तो 700 यहाँ पर 68 है, 12 गुना का है, इधर आ गया तो भाग का, बराबर n माइनस 1 हो गया। चलिए आगे, यानी हम ऐसे करते हैं, आप लोग आराम से कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले काटिएगा कैसे, देखो 12 से ना, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 से तो 84, तब 12 छक 72, ठीक है। तो 72 हो गया तो 4 ना, तो 12 छक 72 हो गया, 4 48, तब 12 छक 48 हो गया, ठीक है। तब कट के कितना आ गया 64 बराबर n माइनस 1, तो 64 आई माइनस इधर आ गया तो प्लस 1 बराबर हो n, तो 64 1 65 बराबर हो n, यानी इसका मतलब हो गया कि n का वैल्यू कितने आ गया 65 आ गया। यही आपका हो गया आंसर। देखिए बहुत आसान है, बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या चलिए आगे, वो क्या है 2-3 क्वेश्चन ये एपी का जो कि मोस्ट है,
ठीक है। चलिए सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग 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 यानी योग आ गया, इसका मतलब ऐसा बैठेगा। ठीक है, 0 और 50 के बीच में विषम लेना, क्या लेना है? विषम। तो विषम आप जानते हैं ना, 0 और 50 के बीच में, इसके बीच में ना क्या करना है, तो आपको विषम संख्या लेना है। तो कहिएगा कि विषम संख्या वैसी संख्या का मतलब वैसी संख्या जो दूसरे पूरा पूरा ना कटे। तो विषम संख्या कौन होगा? तो हम सीधे एपी लिख सकते हैं। एपी में देखो विषम संख्या कौन होगा? तो पहले 1 होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, बस 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 हो गया। चलिए हो गया ना। 50 है, 50 क्या विषम है? नहीं रे, 50 विषम नहीं है, 50 तो सम है। तो क्या होगा? 49। ठीक है, ये जो 49 है क्या है? अंतिम पद है। तो पहले अंतिम पद से n का मान निकालें। तो लिखेंगे, पहले दिया है पहला पद, पहला पद a का मान कितने दिया? 1, सर्वंतर निकालिएगा। सर्वंतर का मतलब d का वैल्यू दूसरा, तो 3 है, 3 में से घटाइएगा, 3 है ना, 3 में से घटाइए कितने हो गया? 2 हो गया। चलिए अब लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद यानी an, दहाड़ते रहो जितने काम आ जाए। ठीक है, अंतिम पद से n का मान निकालिए। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि n का वैल्यू कितने दिया? 49, तो n का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 49। तो a का मान कितने जानते हैं? a का मान 1 के हो गया, प्लस है तो प्लस n है, तो n का मान कितने हो गया? n बाकी है d का मान आपको पता है कितने है? 2 बराबर यहाँ पर हो गया आपका 49। ठीक है, चलिए ये वाला एक उधर जाएगा, घटेगा तो इधर आपका हो गया n माइनस 1, 2 का 2, 49 है तो 49, अब प्लस वाला एक उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, तो 2 का 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 48। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो पहली बात है n, तो n माइनस 1, ये 2 गुना में चला गया भाग में, तो 48 2 गुना में चला गया भाग में हो गया। चलिए तो आप कटेगा ना, तो काट दीजिए, क्या मरते में 24। तो यहाँ पर पहली बात है तो n है ना, तो n माइनस 1 बराबर यहाँ पर हो गया 24। ठीक है, तो आप जो निकालेगा n का वैल्यू क्या होगा? 24 है तो 24, अब माइनस वाला 1 गया तो प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया? 25। क्या यहां तक आपका कवर है? बोलिए तो। बिल्कुल कवर होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन आपके साथ है। ठीक है, चलिए हमसे कहा गया योगफल, तो योगफल का मतलब जानते हैं, एन का फॉर्मूला योगफल। तो लिखेंगे अतः 25 ना, 25 पदों योगफल का मतलब एन n/2 इंटू, देखो जिस सवाल में पहला पद और अंतिम पद दिया रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस an। ठीक है, चलिए s है तो s, 25 टपका दे 25 बराबर n का मान 25 है तो हो गया 25/2। देखिए a का मान 1 है, n का मान वे 49 है ना, 49। तो यहां पर लिखने 25 तो कटेगा नहीं, 25/2 गुने 49 1 50, काट दीजिएगा 50 25, क्या बचेगा? 10 13 625 आ गया आपका आंसर। क्या सही है आपका? बिल्कुल सही होगा। आगे चलें। देखो कभी भी एपी में 0 और 50 के बीच में कहे विषम संख्या, तो आप देख लीजिएगा, बहुत शानदार इसका वीडियो भी एक बना रखे हैं। 5 d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है, तो an यानी इसका मतलब होगा n और sn का मान क्या होगा? यानी इसका मतलब देख लीजिए, सबसे पहले सवाल में दिया है a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और अंतिम पद बराबर 50 है, तो n और sn का मान क्या होगा? देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, लिखेंगे दिया है ना। पहली बात a है, a का मान 5 है, d का मान कितने हैं? तो d का मान आपका 3 हो गया। ठीक है, n का मान कितने हो गया? 50 हो गया। ठीक है, चलिए तो हमको का n का मान, n क्वेश्चन मार्क, sn भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिएगा पहली बात है हम कौन वाला फॉर्मूला यूज कर ले कि आपका n का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखो पहली बात हम n का मान निकाले, n का मान निकलेगा सारा टेंशन खत्म है। ठीक है, तो लिखेंगे किस से? तो an से निकलेगा आपका। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि
n बराबर हो गया 50, तो n का फॉर्मूला हो गया a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हो गया 50। a का मान पता है 5 है, तो 5 प्लस n का मान पता नहीं है, तो n का n हो गया माइनस 1, d का मान आपको पता है 3 है, 3 बराबर हो गया 50। ठीक है, देखिए e वाला 5 उधर जाएगा तो बचेगा आपका n माइनस 1, 3 का आपका 3 हो गया। चलिए 50 है तो 50 का 50, ये 5 प्लस का उधर गया तो माइनस का 5 हो गया। तो देखिए n है ना, तो n हो गया n माइनस 1, ये 3 है ना, तो 3 का 3 हो गया। 50 में से अगर 5 घट गया तो कितना हो गया 45। तो e वाला क्या होगा, गुना वाला जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 45 बटा में 3 गुना में चला गया, काटिएगा तो कितने हो जाएगा, ठीक है 1 15, 15 तिया 45। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, तो यहाँ पर n बराबर हो गया 15 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 16। n का मान कितने आ गया 16, तो n का मान 16 आ गया। अब हमको कहा ऐसे ना, तो लिखेंगे अतः ना 16 पदों का योगफल बराबर यानी एसएन ना। अब देखो इस सवाल में कौन फॉर्मूला लगाइएगा, लंबा वाला या छोटका वाला। हम कहेंगे बार छोटका वाला लगा लो, क्यों, क्योंकि इसमें हमको पता है a का मान आपको पता है और यहाँ पर n का मान पता है, तो छोटा वाला लगा लो। तो n छोटा वाला क्या होता है n बट्टा 2 इंटू a प्लस an हो गया। चलिए यानी n इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए n का मान कितने है निकला है 16, 16 बट्टा 2, ठीक। a का मान कितना है, देखिए a का मान 5 है, तो a का मान 5 हो गया, प्लस n का मान कितना है 50, काट दीजिएगा कितना हो गया 8 मरते में, तो 8 गुने 50 अब 5 कितना हो गया 55। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग 8 गुने 50 5 55 हो गया। चलिए हल कर ले, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पंचे 40, 40 4 44 हो गया। ठीक है, देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आप देखिएगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एपी का कम से कम सबसे सिंपल चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, सबसे सिंपल एपी। ठीक है, देखिए एपी की अगर बात हम कर ले, क्वेश्चन अब क्या है, देखिए कहा गया प्रथम धन 1000 पदों का योगफल क्या। ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। प्रथम धन यानी प्रथम धन 1000 पदों का योगफल क्या होगा, तो कैसे निकालेगा, तो देख लीजिए हम सिंपल सबसे आसान बताते हैं कि दिमाग में घुस जाए। पहले लिखिएगा एपी, ठीक है, धन यानी इसका मतलब हो गया +1 कॉमा प्लस यहाँ पर 2 कॉमा प्लस 3 डॉट 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 कितना 1000 पद हो गया। क्या ये जो 1000 आप देखते हो ना, 1000 ये क्या है भाई, n का मान है। ठीक है, चलिए आराम से बनाइएगा, दिया है पहला पद a का मान 1, सर्वंतर अंति d, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितने होगा 1। ठीक है, अब क्या दिया है पदों की संख्या, उतने मत लिखिए, सीधे लिखिएगा। सबसे पहली बात है अतः 1000 का 1000 पदों का योगफल यानी Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू लंबा वाला लगे इसमें 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d हो गया। चलिए n का मान पता है 1000 बटा हो गया 2 है तो 2 गुने a का मान 1 ही है प्लस n 1000 हो गया माइनस 1 d का भी मान 1 ही है। चलिए काट दीजिए कितने हो गया 500। चलिए 500 हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1000 में घटाएगा तो 999 में गुना 1 से कीजिएगा वही होगा। चलिए हो गया गुने 9 1 9 9 2 11 हो गया, 9 1 10 9 1 10 1001 गुना कीजिएगा तो 500 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड
एक रेखा खींची जाए तो ना ये दो अन्य भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर दो भुजा खींचा गया तो एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखिएगा ये परिमेय 6.1 है, इसका वीडियो भी हम बहुत बना रखे हैं, ठीक है। आराम से आप क्या कीजिएगा, आराम से बोलिएगा, ठीक है। वहां पर प्ले लिस्ट में डाला हुआ है परिमेय 6.1 और उसको जाकर आप ईमानदारी से जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल से भी बताए हैं इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, पक्का गारंटी है एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर 121 है, तो ईएफ बराबर 15.4 है, तो बीसी का मान क्या हुआ। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया, मान लेना है कि एबीसी है, ठीक है। देखिएगा पहली बात है, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखिए ए बी सी ये समरूप किसका है, तो त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। सबसे पहली बात है आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होइएगा परिमेय 6.6, परिमेय 6 ये कहता है कि अगर दोनों त्रिभुज अगर आपस में अगर समरूप है तो इसका संगत कोण, संगत भुजा आपस में भी क्या होगा, समरूप होगा। और कहा गया वर्गों का योग, यानी इसका मतलब है कि ये जो दो को त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज में से कोई एक भुजा को अगर समरूप दिखा देते हो तो सारे भुजा आपस में क्या होगा, समरूप होगा। एक परिमेय महाराज 6.6 कहा कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का अगर कोई एक भुजा अगर समरूप है तो सारे भुजा आपस में क्या होगा, समरूप होगा, समांतर होगा, सारा चीज होगा। एक एंगल आप खाली दिखा दो समांतर समरूप, तो हम कहेंगे कि अगर देखो ये बीसी, अगर बीसी रेखा अगर इस रेखा के अगर समांतर हो गया तो सारे भुजा आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्यों, तो परिमेय 6.6 कहता है, ठीक है। चलिए पहली बात दिया क्या है तो लिख लेंगे आराम से, देखिए आराम से दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी जो समरूप है त्रिभुज किसका, डीईएफ का। ये तो क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। अब देखिएगा और क्या दिया है, तो इसमें दिया है पहले देखो ईएफ, ईएफ का मान 15.4 सीएम है, इसका मतलब ईएफ कितने पता है, 15.4 सीएम, ठीक है। अगला क्या है तो देखो त्रिभुज एबीसी पूरे एरिया का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया एबीसी, पूरे एरिया का क्षेत्रफल जानते हो कितना दिया है, 64 सेम स्क्वायर। और इसका डीएफ ना यानी एरिया यहां पर देख लो, एरिया यहां पर क्या दिया, तो देखो त्रिभुज डीईएफ का एरिया कितने दिया है, 121 सीएम स्क्वायर दिया है। हमसे पूछा बीसी का मान, यानी इसका मतलब हमको पता ये टेक्निकल चला कि ईएफ का मान दिया है तो बीसी का मान, यानी ए वाला भुजा आपस में क्या है, समरूप है, इतना बटा उतना का वर्ग कर देंगे, हो गया काम तमाम। तो यहां पर बीसी है, तब बीसी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहली बात है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो परिमेय 6.6 के अनुसार 6.6 के अनुसार क्या, तो इसका मतलब एरिया त्रिभुज एबीसी अब बट्टा एरिया यहां पर होगा त्रिभुज डीईएफ, ठीक है, बराबर कोई एगो भुजा को दिखा दीजिए स्क्वायर में, तो इतना बट्टा इतना, तब बीसी बटा यहां पर होगा ईएफ का होल स्क्वायर। चलिए तो त्रिभुज देखो एरिया जो एबीसी है, एरिया एबीसी का मान कितने 64, तो एरिया का मतलब यहां पर 64 बट्टा, अब एरिया डीईएफ है तो डीईएफ का एरिया कितने 121 है, 121, ठीक है। चलिए आगे बीसी है, बीसी का मान तो पते करना है, ईएफ का मान कितना है 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहली बात है आगे यहां पर नीचा में नहीं दिखाएगा, आगे देखिए, ठीक है।
देखो पहली बात आपको क्या करना है, 64 बटा जो 121 है, इस ये जो है इस संख्या 21 रूप में होना चाहिए। इस संख्या 64 किसका स्क्वायर होना चाहिए, 121 किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो हम कहेंगे 64 है, तो 64 को ऐसे लिख सकते 8 8 64, और 121 को लिख सकते 11, यानी ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बराबर यहां पर हो जाएगा BC बट्टा 15.4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पावर में दू तो वर्गों की तुलना करने पर तो तुलना कीजिएगा तो 8 बट्टा कितना हो गया 11 बराबर BC, यहां पर हो गया 15.4, BC है गुना का नहीं, तो BC गुने हो गया 11 बराबर यहां पर 15.4 गुने 8, तो यहां पर हो गया BC गुने 11 बराबर कितना हो गया 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3 हो गया, 8 पंच 40, 3 43 के 3 हो गया, हाथ में 4, 8 4 12, यानी इसका मतलब हो गया 123.2 हो गया। तब BC है तो BC का BC 123 हो गया 2, 11 गुना में चला गया भाग में, तो BC बराबर जानते हो, देखिए 11 के 11, यानी 11 में अगर भाग कर लेंगे 11 में 2 से, तो 11 इकाई हो गया आपका 11 कट गया 1 13, 11 इकाई 11 यानी 11.2, 11.2 देख लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, करेक्ट आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, त्रिभुज ABC और DEF 6.4 का क्वेश्चन है, और ईमानदारी से कहते हैं आप प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.8 को जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो बहुत लॉस होगा। 5 नंबर में पूछा जाता है प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.8। ठीक है, बात हम करते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, इसका जन्म पाइथागोरस ने दिया था कि जितना मान कर्ण का है उतना मान दोनों छोटी भुजा को योग के बराबर आना चाहिए। देखिएगा पहली बात है, हम डिटेल आपको बताते हैं। पहले देखो सब थोड़ा एक लॉजिक हम आपको बता देख लीजिए। अगर आपके पास अगर इस समकोण त्रिभुज एंगल है, ये आपका 90 डिग्री का, ठीक है ना। पाइथागोरस ने कहा कि अगर जहां पर राइट एंगल बनता है उसके सामने वाला भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो जितना मान कर्ण का होगा उतना मान दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होगा। लेकिन ये भी कहा प्रमेय, एक प्रमेय हम बताते हैं आपका, सबसे पहली बात 6.7 की जिक्र। प्रमेय 6.7 कहता है कि अगर मान लेते हैं, अगर यहां राइट एंगल से अगर कोई भी अगर कर्ण, अगर कोई भी अगर लंब डालते हैं वो भी परपेंडिकुलर, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो भी एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी एंगल से अगर आप किरण को खींचते हो, अगर रेखा को खींचते हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती है, समान होती है, समरूप होता है। यही कहा प्रमेय 6.7, और प्रमेय 6.7 क्या जिक्र यहां पर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, देखिए पहली बात जिक्र क्या चलेगा अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। 6.7 कहा कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हम कहते हैं, क्या लॉजिक इसमें, ये देख लीजिए। पहली बात है समकोण है, देख लीजिए ऐसे आप फिगर बनाइएगा ऐसे। ठीक है, यहां पर कोण आपका बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहां पर हम दे देखो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। तो यहां पर आपका ए, यहां पर आपका बी, यहां पर आपका सी हो गया। चलिए हमको क्या कहा जानते हो, हमको सिद्ध करना है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक है,
तो सबसे पहली बात आप देखिएगा, तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि जितना मान वर्का का होगा उतना मान दोनों छोटी भुजा की जो कि बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब देखो कर्ण है, तो कर्ण का नामकरण क्या देंगे, तो कर्ण जहां पर 90 डिग्री का कोण उसके सामने वाला होगा कर्ण, तो कर्ण का नामकरण AC है, तो यहां पर दीजिएगा AC बराबर लंब, तो लंब इसको लंब माने तो इसको आधार, तो लंब यहां पर AB हो गया प्लस आधार क्या है BC का स्क्वायर। चलिए यहां तो कोई दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात है, अब यहां पर देखिएगा हमको सिद्ध करने के लिए ये जो B जो बिंदु है, बिंदु B से हमको एक रेखा एकदम परपेंडिकुलर खींचना ऐसे होगा। यानी इसका मतलब है कि हम B बिंदु से एक लंब डाला, लंब डालने का मतलब अगर परपेंडिकुलर अगर लंब नहीं डालेंगे तो सवाल सिद्ध होगा ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया, तो B बिंदु से हमने लंब डाला। और कभी भी अगर कोई भी अगर बिंदु से अगर कोई भी रेखा खींचते हैं तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो नामकरण यहां पर हमने दे दिया D। यहां पर लिख लेंगे एक, यहां पर लिख लेंगे रचना, रचना में लिखेंगे B बिंदु से भुजा, B बिंदु से भुजा AC, AC पर लंब डालने पर, लंब डालने पर, यानी इसका मतलब B बिंदु से भुजा AC पर लंब डालने पर, तो इसका मतलब BD जो लंब है, BD जो लंब किस पर है, तब BD जो लंब किस पर है, तो AC पर, तो यहां पर दे देंगे हम AC। चलिए यहां तक हो गया, बस इतना ही करना, ये हो गया सबसे मेन, ये मेन चीज हो गया। जो भी चीज कीजिएगा वो चीज आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखते हो नंबर कट जाएगा। अब यहां पर आते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज कोण वाला, एक छोटा एक बड़ा, ये दोनों त्रिभुज जो है, एक छोटा वाला बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, समान है। तो एक त्रिभुज को लीजिएगा तो ADB, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो त्रिभुज आपका हो गया ADB और वो त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज जो है हम ये कह सकते हैं कि ADB समरूप किसका है, त्रिभुज ABC का। ठीक है, समरूप अगर आपने दिखा दिया तो समरूप दिखा दी, इसका मतलब याद करने की कोई दरकार नहीं है। समरूप अगर आपने अगर दिखा देते हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब क्या होगा, देखिए AD है, देखो AD, तो इसका AD लेना है AD बट्टा AD हो गया, इसका AD तो इसका AB बराबर। अब देखो एगो को छोड़ना, दोगो को पकड़ो, तो DB बट्टा क्या हो गया BC। अब ना, अब बीच वाला को छोड़ना ना, शुरू वाला लास्ट वाला, तो AB अब बट्टा AC हो गया। देखिए अब क्या है, हमको क्या चाहिए आंसर में, हमको AB चाहिए, तो AB कहां पर, एगो यहां पर AB, एक यहां पर, इसका मतलब इसका काम कोई नहीं है, तो लिखेंगे AD बट्टा AB बराबर AB है, AB बट्टा क्या होगा AC। देखिए तो अगर माने तो AB में AB से गुना करेंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AD है तो AD इंटू AC, समीकरण फर्स्ट। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसे हम इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं, वही तो कहें कि पाइथागोरस यानी पाइथागोरस के वीडियो बनाए हैं, परिमित छेदक लेकर भी वीडियो हम बनाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्या है इसी में देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहली बात, सबसे पहली बात है, अब इसको हम मिटा दी, इसके नीचे में आपको काम करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात पुनः त्रिभुज। पुनः त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, तो देखिए ये छोटा वाला तो लिए ना, अब ये छोटा वाला लेना है। ठीक है, अब देखिएगा छोटा वाला कौन है, देखिए BDC एगो ABC, अब पुनः त्रिभुज क्या होगा BDC व त्रिभुज ABC ना, दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप त्रिभुज BDC, समरूप त्रिभुज किसका, ABC का। ठीक है, अब देखो BD है तो BD बट्टा ना, BD बट्टा क्या AB हो गया, अब DC हो गया, तो यहां पर हो गया BC हो गया। चलिए अब लास्ट वाला BC अब बट्टा AC,
AC हो गया। अब BC, तब BC कहां पर, यहां पर BC है, इसका कोई काम नहीं है, तो यहां पर आपका होगा DC बट्टे यहाँ पर क्या हो गया BC, अब बराबर यहाँ पर हो गया BC, अब बट्टे यहाँ पर क्या होगा AC। BC में BC से गुना करेंगे क्या होगा BC का स्क्वायर, अब बराबर DC है तो DC इंटू क्या है AC है, समीकरण सेकेंड है। सबसे पहली बात है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आंसर जो है ऐड कर लाना। ऐड करने का मतलब है इस समीकरण को और इस समीकरण को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है, यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से जोड़ना है, तो जोड़ने की पहली बात है, तब BC है ना, तो लेफ्ट वाला AB है, तो पहले AB प्लस BC है BC। अब देखिए AD है तो AD इंटू AD इंटू क्या है AC, अब प्लस क्या है तो DC है, तो DC इंटू क्या है AC है ना। अब देखिए पहली बात है, यहां पर दिमाग लगाएगा, AB का स्क्वायर प्लस यहां पर हो गया BC का स्क्वायर, दोनों में क्या मिलता है AC कॉमन होगा, तब बचेगा आपका AD, तो AD अब प्लस क्या हो गया तो DC। अब देखिएगा क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC है तो हो गया AC। अब देखिएगा हमको AC का स्क्वायर लाना है, यहां पर AD प्लस DC है, तो AD प्लस DC फिगर में देखिएगा AD, देखो AD प्लस DC, AD देखो AD अब प्लस DC, यानी इतना बट्टा इतना बराबर कितना, तो पूरा होगा कितना AC। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं, या यहां पर लिख सकते हो AC है तो AC, यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि ना कि AD अब प्लस DC बराबर क्या होगा AC, क्यों लिख सकते हैं AD प्लस DC बराबर क्या होगा AC, तो AC अगुने क्या हो गया AC, तो वही बात है, तो AB का स्क्वायर बराबर यहां पर हो गया BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर। अब अच्छे से लिख दीजिएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वही हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका पाइथागोरस प्रमेय है, बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार आपके लिए क्वेश्चन है।